हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम एनालिसिस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 से लेकर 13 अगस्त 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, कौन चर्चा में रहे हैं, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस है जो कि है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी बोल सकते हैं। ये दिन हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में। ये दिन की शुरुआत की गई थी, आप सभी को पता है, जो बाघ हैं ये एक तरह से विलुप्त की कैटेगरी में आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो संख्या थी वो घट गई थी। तो बाघ के संरक्षण के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। तो अभी हाल ही में 29 जुलाई 2023 में जब वैश्विक बाघ दिवस मनाया गया, वहाँ पे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जी हैं भारत के, अश्विनी कुमार जी, उन्होंने एक व्यापक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि इस साल बाघों की संख्या में भारत में 6.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है। और प्रेजेंट में भारत में बाघ की जो आबादी है ये 3,925 पहुँच गई है। तो भारत में बाघ जो है, इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1973 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और पिछले साल यानी 2022 में इसकी 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। तो 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी भारत में। और इन आंकड़ों के अनुसार प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा बाघ हैं किस स्टेट में, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कहा गया है टाइगर स्टेट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश में। कितने टाइगर हैं अभी प्रेजेंट में? 785। तो ये डेटा आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल टाइगर डे है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसकी शुरुआत की गई थी WWF की तरफ से। WWF क्या है? यह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में। इसकी स्थापना की गई थी 29 अप्रैल 1961 में। और प्रेजेंट में यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं मार्को लैम्बर्टिनी। तो इसके स्टैटिक आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये इस दिन की शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, यानी सबसे पहला इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया था सन 2010 में। इसके बाद है हिरोशिमा दिवस, जो कि मनाया जाता है 6 अगस्त को। अब हिरोशिमा की बात आई है तो याद रखिएगा एक और दिन है नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी आपने काफ़ी सुना होगा। तो नागासाकी डे भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कब? 9 अगस्त को। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की बात हो रही है। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान में 2 एटॉमिक बम गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा में ये बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी में। इसलिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। 1945 में ये बम गिराए गए थे। तब से पूरे विश्व भर में शांति बनाने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, कि जो एटॉमिक बम हैं उनके दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताया जाए, कितने ज़्यादा विनाशक हैं ये, इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए और दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि एटॉमिक बम का यूज़ करना पड़े। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस दिन की शुरुआत की गई थी एटॉमिक बम के विरोध में, पूरे विश्व भर में शांति बनाए रखने के लिए। अब 2 चीज़ें यहाँ पे आपको और याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। एक तो डेट हो गई 6 अगस्त और 9 अगस्त। दूसरी चीज़, जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे उनका नाम दिया गया था, कोड नेम था। तो जो हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय याद रखिएगा। और जो नागासाकी में गिराया गया था ये था फैट मैन। तो दोनों के कोड नेम याद रखना आपको, हिरोशिमा में लिटिल बॉय और नागासाकी में फैट मैन। हिरोशिमा में कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में। इसके बाद देखते हैं कुछ चीज़ें चर्चा में रहे हैं, कुछ व्यक्ति चर्चा में रहे हैं, तो उन्हें कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रेलवे जंक्शन है, मैसूरू रेलवे जंक्शन जो है, इसका नाम अब मिन्नू मणि जंक्शन कर दिया गया है। तो जिनके नाम पे रखा गया है मिन्नू मणि जंक्शन, मिन्नू मणि एक्चुअली में ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। तो इन्हीं के नाम पे इस मैसूरू रेलवे जंक्शन का नाम बदल के मिन्नू मणि जंक्शन कर दिया गया है, याद रखना है। इसके बाद हैं इरशाद अहमद।
इरशाद अहमद, तो ये सीरिया में भारत के नए राजदूत होंगे। इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये न्यूज़ आई है अभी हाल ही में। इसके बाद सीरिया से चर्चा है, सीरिया चर्चा में आया है, तो यहाँ से स्टैटिक आपको क्या याद रखना है। सीरिया की राजधानी ये है दमस्कस, राष्ट्रपति हैं बशर अल असद और मुद्रा है सीरियाई पाउंड। इरशाद अहमद नए राजदूत बने हैं भारत के कहाँ, सीरिया में। इसके बाद हैं एस फांगनोन कोन्याक, तो राज्यसभा की अभी हाल ही में इन्होंने अध्यक्षता की है और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला बनी हैं। ये नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य हैं एस फांगनोन कोन्याक। इन्होंने सदन की अध्यक्षता की है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है भारत में। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला बनी है, इसलिए नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस फांगनोन कोन्याक। इसके बाद चर्चा में रहा है ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। तो हाल ही में जो वहाँ के मालिक हैं एलन मस्क, इन्होंने ट्विटर का नाम भी बदल दिया है और लोगो भी बदल दिया है। ट्विटर का नया नाम अब क्या है, एक्स रखा गया है। ट्विटर का नया नाम है एक्स। और आप सभी को पता है कि ट्विटर का जो पहले लोगो था उसमें ब्लू कलर की चिड़िया थी, ब्लू कलर की एक बर्ड थी, लेकिन अब नया लोगो जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये ब्लैक बैकग्राउंड में जो एक्स बना हुआ है, ये ट्विटर का नया लोगो है और नया नाम भी एक्स कर दिया गया है। इसके बाद है गुंजन पंकज प्रभु नार्वेकर, तो इन्होंने 62.5 घंटे में लद्दाख की 3 पर्वत चोटियों की चढ़ाई की है और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। गोवा की हैं ये, 12 वर्ष इनकी उम्र है, 12 ईयर्स इनकी एज है। तो इन्होंने लद्दाख की मारखा घाटी में 6000 मीटर की ऊंची 3 पर्वत चोटियों में फतह करके एक नया अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इस कारण से इनका नाम याद रखना आपको, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इनका नाम है गुंजन पंकज प्रभु नार्वेकर। इसके बाद है डेविड रश, तो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये जो व्यक्ति हैं ये अपने माथे पे गिटार रखकर बैलेंस कर रहे हैं और इन्होंने इसी से रिलेटेड एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 1 घंटे 46 मिनट और 34 सेकंड तक अपने माथे पे गिटार को बैलेंस किया है और इस कारण से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद है सारा खादेम, ईरानी खिलाड़ी हैं ये। तो एक्चुअली में ये ईरान की तरफ से पहले चेस खेलती थी। तो इनका एक मैच चल रहा था और उस टूर्नामेंट में ये बिना हिजाब पहने उस मैच को खेल रही थी, जिसके बाद से इन्हें काफ़ी आलोचनाएं मिली, इन्हें धमकियां मिल रही थी। इसके बाद ये ईरान की तरफ से खेलना नहीं चाहती थी। इन्होंने अप्लाई किया था स्पेन की नागरिकता के लिए, तो इनको स्पेन की नागरिकता मिल गई है और अब ये ईरान की जगह स्पेन की नागरिक हो गई हैं, सारा खादेम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस महिला चेस खिलाड़ी ने ईरान की बजाय स्पेन की नागरिकता ली है वहाँ से चेस खेलने के लिए। तो आपको नाम याद रखना है सारा खादेम। इसके बाद है केरल के अखिल के हैं ये अखिल के, ये जेसीबी ऑपरेटर रह चुके हैं और अखबार बांटने का भी ये काम करते थे। हाल ही में इनकी एक लघु कथाओं का संग्रह है जिसका नाम है नीला चदयन। तो इस नीला चदयन के लिए हाल ही में इन्हें केरल के साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार दिया गया है। इनकी लघु कथाओं का संग्रह है जिसका नाम है नीला चदयन और इनका नाम है अखिल के। इसके बाद है जू वेंजून, तो ये विश्व की टॉप की शतरंज प्लेयर बन गई हैं, यानी कि विमेंस टॉप चेस प्लेयर बन गई हैं, रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गई हैं। चाइना की हैं ये जू वेंजून और ये लगातार चौथी बार विश्व की नंबर 1 महिला शतरंज चैंपियन बन गई हैं, नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं ये। इसके बाद हैं चेतना मारू, तो इनका पहला उपन्यास अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था। इनका पहला उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन। तो 2023 के बुकर पुरस्कार के संभावित विजेताओं की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। वेस्टर्न लेन उपन्यास का नाम है, चेतना मारू लेखिका का नाम है और इनका पहला ही उपन्यास शामिल हुआ है सूची में बुकर पुरस्कार 2023 के लिए, इस कारण से चर्चा में रही हैं। इसके बाद पोलैंड से न्यूज़ है, तो पोलैंड के वार्सा में विद्रोह की वर्षगांठ मनाई गई है अभी हाल ही में। पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी है वार्सा। तो एक्चुअली में 1 अगस्त 1944 में जो वार्सा है वहाँ की राजधानी, वहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए विद्रोह किया था और उसी की अभी हाल ही में वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1 अगस्त को हाल ही में मनाई गई है। तो ये पोलैंड की राजधानी वार्सा है, ये चर्चा में रही है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है पॉप लॉरेंटियू, तो सबसे ज़्यादा पुशअप किए हैं इन्होंने हाल ही में, पॉप लॉरेंटियू ने, और 1 घंटे में इन्होंने सबसे ज़्यादा पुशअप किए हैं। 35 वर्षीय इनका उम्र है और इन्होंने 1 घंटे में 3378 पुशअप किए हैं।
और इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पुशअप करने का। पुराना रिकॉर्ड था डेनियल स्कैली के नाम 3249 पुशअप का, और अब नया रिकॉर्ड है 3378 पुशअप का बॉब लॉरेंटियो का। इसके बाद भारतीय नौसेना से न्यूज़ है। भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है INS चेन्नई। तो हाल ही में INS चेन्नई ने ग्रीस का दौरा किया है। भूमध्य सागर में इसकी तैनाती हुई थी, उसी दौरान उसने ग्रीस की यात्रा की है, जहाँ पे दोनों देशों के नौसैनिकों ने आपस में एक दूसरे से अपने जो एक्सपीरियंस अनुभव है उनको साझा किया और अपने संबंधों को और भी मजबूत करने की बात करी। अब चर्चा में ग्रीस रहा है, तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, राष्ट्रपति हैं कटरीना सकेलारोपोulou और मुद्रा है यूरो। इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करते हैं, तो वर्ष 2022 के लिए 11 खिलाड़ियों को एकलव्य और 10 को विक्रम पुरस्कार दिए गए हैं, यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। ये न्यूज़ है मध्य प्रदेश से। ये जो अवार्ड हैं मध्य प्रदेश के हैं, 11 खिलाड़ियों को एकलव्य और 10 को विक्रम पुरस्कार। मध्य प्रदेश में खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। इन्होंने वर्ष 2022 के राज्य स्तरीय खेलों पुरस्कार की घोषणा की है। जो विक्रम पुरस्कार है इसमें भोपाल के राजू सिंह, आदित्य दुबे, नीतू वर्मा और इनके अलावा भूरक्षा दुबे, रायसेन की प्रगति दुबे, सुबोध चौरसिया, आवेश खान, ग्वालियर के नीरज राणा। तो ये खिलाड़ियों के नाम हैं। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको खिलाड़ी के नाम याद रखने हैं और किस खेल से संबंधित है ये याद रखना है। इसी तरह से यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार दिए गए हैं, उनके भी नाम आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा विश्वामित्र पुरस्कार भी दिया गया है। तो विश्वामित्र पुरस्कार के लिए बैडमिंटन की प्रशिक्षक हैं श्रीमती रश्मि मालवी, इनका चयन किया गया है। और राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की श्रेणी में इंदौर के श्री अनिल धूपर का चयन किया गया है। बाकी एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा, जो प्लेयर्स के नाम हैं और जिस स्पोर्ट से संबंधित है, दोनों चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे जापान ओपन की बात हो रही है। जापान ओपन एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो इस साल का टूर्नामेंट पुरुष एकल वर्ग में बात करें तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। आप जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे तो अगर कोई टूर्नामेंट है तो आपको याद रखना है टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। कोई खिलाड़ी आता है तो आपको याद रखना खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और खिलाड़ी किस देश का है। तो डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने जापान ओपन जीता है इस साल का। पुरुष एकल वर्ग में इन्होंने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराया है। इसके अलावा महिला एकल वर्ग की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने इस प्रतियोगिता को जीता है। दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने फाइनल में चीन की बिंग जियाओ को हरा के इस टूर्नामेंट को जीता है। तो यहाँ पे विजेता उपविजेता पुरुष ये वर्ग का और महिला वर्ग का, साथ में उनके देश का नाम सब आपको याद रखना है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ है, तो इस वर्ष एशियाई खेल जो है ये चाइना में होंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा एशियन गेम्स इस बार कहाँ होंगे, चाइना में होंगे। तो चाइना में जो गेम होंगे यहाँ पे भारत की ओर से पुरुष और महिला टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पे फुटबॉल टीम की बात हो रही है। ठीक है, अभी तक फुटबॉल में भारतीय टीम हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन इस वर्ष से एशियन गेम चाइना में जो होने वाले हैं यहाँ पे पुरुषों की टीम और महिलाओं की टीम दोनों ही जो टीमें हैं इस साल से एशियन गेम में compete करेंगी फुटबॉल में। इसके बाद है फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 इस सीरीज़ में इस साल की चैम्पियनशिप में अगली रेस हुई अभी हाल ही में, जो कि थी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। तो इस रेस को जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत ली है 2023 की। अब याद रखिएगा कि जो रेसर हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ये हैं किस देश के, ये हैं नीदरलैंड के। किस खेल से संबंधित है, फार्मूला 1 रेस से। अब फार्मूला 1 रेस करते किस टीम के लिए हैं, ये रेस करते हैं रेड बुल की टीम के लिए। इसके बाद यहाँ पे है हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। देखिए टेनिस टूर्नामेंट है, कौन सा है, हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इसे किसने जीता है, तो जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, इन्होंने हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। इन्होंने पहली बार इस टूर्नामेंट को
जीता है इन्होंने फाइनल में सर्बिया के लोस्लो जेरे को हराया है। तो याद रखिएगा, इस साल का हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इसके बाद एशेज से बात है, न्यूज़ है। एशेज जो है एक क्रिकेट की टेस्ट मैच की प्रतियोगिता है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। तो इस साल की प्रतियोगिता में दोनों ही टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं और इस साल की प्रतियोगिता ड्रॉ रही है। और इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज थे स्टुअर्ट ब्रॉड वही बॉलर हैं जिनके एक ओवर में युवराज सिंह ने T20 विश्व कप में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ MCQ हैं, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं कि करके। पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा बार ये खेल हुए हैं ओलंपिक के अमेरिका में। फिर है, इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार इटालियन ओपन जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार जीते हैं राफेल नडाल। नेक्स्ट है, हाल ही में इनमें से किस महिला क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है? तो ये हैं टैमी ब्यूमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा टिम डेविड किस देश के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा टिम डेविड जो है सिंगापुर के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता था? तो ये जीते थे डेन इवांस। ठीक है, 2022 की बात हो रही है। डेन इवांस इस साल चैंपियन बने थे। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये बल्लेबाज हैं मोहम्मद यूसुफ। फिर इस वर्ष किस कार रेसर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड फार्मूला 1 रेस जीती है? ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इस वर्ष किस कार रेसर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है? तो ये रेसर है मैक्स वर्स्टैपेन। फिर है, कैरोलिना गार्सिया ये किस देश की अनुभवी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेलती है फ्रांस के लिए। फिर है, वर्ष 2022 में किस देश ने ICC T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता था इंग्लैंड ने। 2022 की बात हो रही है। आगे है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने बास्केटबॉल में पुरुष स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? विजेता बने है अमेरिका की टीम। ठीक है, पुरुष स्पर्धा की बात हो रही है। तो ओलंपिक 2020 में बास्केटबॉल में अमेरिका की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, लंदन ओलंपिक 2012 में किस देश ने पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है? 2012 की बात हो रही है। ओलंपिक कहाँ हुए थे? लंदन में, और तब जीती थी जर्मनी की टीम। फिर हाल ही में किस देश ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? तो हाल ही में विजेता बनी है भारत की टीम। फिर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये एक ऑटोबायोग्राफी है। आपको बताना है कि किस भारतीय क्रिकेटर की ये ऑटोबायोग्राफी है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इस वर्ष विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज। फिर इनमें से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। फिर इस वर्ष किस क्लब ने यूएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो इस वर्ष चैंपियन बनी है मैनचेस्टर सिटी। फिर ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? तो ब्रायन लारा ने टोटल 34 शतक बनाए टेस्ट क्रिकेट में। फिर हाल ही में इनमें से किस खिलाड़ी ने एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीते हैं अभी दिव्या देशमुख। फिर इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? तो इसमें से शिव थापा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है और ये 3 बैडमिंटन से संबंधित है। फिर फुटबॉल क्लब बेनफिका ये किस देश का लोकप्रिय क्लब है? आपको ये बताना है। तो ये क्लब है पुर्तगाल का। फिर भारत ने किस वर्ष पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये वर्ष था 1951। फिर इस वर्ष मैक्सिकन ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस वर्ष ये खिताब जीता है एलेक्स डी मिनार ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1987 में किस देश ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो 1987 में जीती थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। नेक्स्ट है, राफेल नडाल ने किस ओलंपिक में पुरुष टेनिस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने किस ओलंपिक में जीता है वो साल आपको बताना है और कहाँ पे हुए थे ये बताना है। तो वो साल था 2008 का और ओलंपिक हुए थे बीजिंग में। फिर अर्जेंटीना ने किस वर्ष पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था?
तो इन्होंने पहली बार 1978 में फीफा विश्व कप जीता था, और 2022 वाला जो अभी हुआ था इसे भी अर्जेंटीना ने जीता है। इसके बाद सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो बताना आपको मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, जो कि प्रेजेंट में हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और इन्हें हाल ही में बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी दिया गया था। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, इसे कौन प्रकाशित करता है ये बताना है। तो इसे यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र प्रकाशित करता है। फिर आपको बताना है किस संगठन ने इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की है। तो ये संगठन है वी बॉक्स इंस्टीट्यूशन। फिर है औस और अमन, ये किसके नाम हैं। तो चावल की फसल है ये औस और अमन, ये चावल की फसल के नाम हैं। फिर है बिम्स्टेक, इसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो पहला कथन देखिए, यह 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो पहला ही कथन यहाँ पे सही है। इसके बाद है प्राप्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है बिजली मंत्रालय के द्वारा। फिर संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 105 में भी और 194 में भी। फिर है पोषण अभियान किस मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रम है। तो ये संबंधित है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। नेक्स्ट, देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है। तो देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है गुजरात ने। फिर है अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे, ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। फिर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में लाडली बहना योजना प्रारंभ की है। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। फिर कृषि के क्षेत्र में लॉन्च किए गए भारत के पहले AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो इस चैटबॉट का नाम है आमा कृषाई, और ये कृषि के क्षेत्र में लॉन्च किया गया भारत का पहला AI चैटबॉट है। फिर सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज देने वाला देश का पहला जिला कौन सा है। तो ये जिला है केरल का वायनाड। फिर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEOOP, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है, ये शुरू कब हुई थी ये बताना है। तो ये शुरू हुई थी 2021 में। फिर है UI यानी यूथ फॉर उन्नति और विकास विद AI, ये किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये प्रारंभ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। फिर भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 1970 में। फिर प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो किया गया था 1951 में। फिर विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1955 में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 280। फिर है जिस दर पर व्यावसायिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं वो दर क्या कहलाती है। तो वो दर कहलाती है रेपो रेट यानी रेपो दर। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का अन्य नाम क्या है। तो इसका नाम है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। फिर है म्यूचुअल फंड आरंभ करने वाला प्रथम बैंक कौन है। तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में कौन सा राज्य है। ये राज्य है गुजरात। फिर है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन किया गया था। तो ये संगठन था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को कानूनी रूप से अनिवार्य करने वाला भारत कौन सा देश है। तो भारत पहला देश है। फिर है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी REVM किसके लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। ये तो ये प्रवासी भारतीयों के उपयोग के लिए इसे उपयोग करना प्रस्तावित है। इसके बाद समान हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पे पहला है क्वेश्चन कि लालिमा शब्द व्याकरण में क्या है ये। तो लालिमा जो शब्द है यह एक भाववाचक संज्ञा है। फिर है सप्ताह शब्द में विशेषण क्या बनेगा। तो सप्ताह से बनेगा साप्ताहिक। फिर है दृढ़तम विशेषण की कौन सी अवस्था है ये। तो ये उत्तम अवस्था है। फिर अचल शब्द के लिए कौन सा शब्द पर्यायवाची है। तो अचल के पर्यायवाची है पर्वत। फिर अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। फिर आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें। तो जो सिंधु है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। फिर यथामति का सही विग्रह क्या होगा। तो यथामति का मतलब होता है मति के अनुसार।
फिर है पुरुषोत्तम समास विग्रह क्या होगा, तो पुरुषोत्तम का समास विग्रह होगा पुरुषों में जो उत्तम हैं उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। फिर हिंदी में कितने कारक माने गए हैं, तो हिंदी में टोटल 8 कारक माने गए हैं। फिर है हरा रुमाल में हरा किस प्रकार का विशेषण है, तो हरा एक गुणवाचक विशेषण है। फिर है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। नेक्स्ट है इनमें से कालवाचक विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पे कालवाचक विशेषण है रात भर। फिर है व्यक्तित्व शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, व्यक्तित्व में प्रत्यय है त्वा। फिर है चिकित्सक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, चिकित्सक में प्रत्यय है अक। फिर है कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पादप है, पादप जो है ये प्रसून का पर्यायवाची नहीं है। फिर प्रत्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो प्रत्यक्ष में उपसर्ग है प्रति। फिर संतोष शब्द में उपसर्ग धन मूल शब्द का कौन सा सही रूप सही है, तो संतोष बनेगा समधन तोष। फिर है सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, तो यह है चौपाई। फिर अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है, यह है दोहा। फिर छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। फिर भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। फिर स्वेद निम्न में से क्या है, तो स्वेद है अनुभाव। नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। फिर है जो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो 1910 में प्रकाशित हुई थी मर्यादा पत्रिका। फिर चांद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो यह है 1923। फिर है हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1877 में। नेक्स्ट है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये क्या है, तो ये एक रूपक अलंकार है, मतलब कि आपको बताना किस प्रकार का अलंकार था, तो ये रूपक अलंकार है। फिर है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, ये है अनुप्रास अलंकार। यह 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, ये क्या है, ये है यमक अलंकार। फिर वेद वाक्य मानना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सत्य मानना, मतलब कि आपको ये मुहावरे दिए हैं उसका अर्थ आपको बताना। तो पहला मुहावरा है वेद वाक्य मानना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है सत्य मानना। फिर है मक्खियाँ मारना, मक्खियाँ मारना का मतलब होता है बेकार बैठना। नेक्स्ट है हवा लगना, इसका अर्थ क्या होगा, हवा लगने का मतलब होता है असर पड़ना। और लास्ट में एक स्मृति शेष है, मराठी हिंदी सिने अभिनेता है जयंत सावरकर, हाल ही में 87 वर्ष का आयु में इनका निधन हो गया है। मराठी हिंदी सिने अभिनेता थे, इनका नाम था जयंत सावरकर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयंत सावरकर जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये अभिनेता थे, अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसकी PDF के अलावा दूसरे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी PDF, डेली वोकैब, जीके, करंट अफेयर, जॉब्स की नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट, सब कुछ एक प्लेस पे अवेलेबल है आपकी तैयारियों के लिए, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, प्रतियोगिता दर्पण, तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अंक प्रकाशन के बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।